सबको अपनी अपनी ड्यूटी मिल गई, लेकिन मास्टर साहब का नाम आ गया रिजर्व दल में। रिजर्व दल वालों की हालत उस फूफा जैसी होती है जिसको सम्मान चाहिए लेकिन कोई पानी तक नहीं पूछता। इसलिए मास्टर साहब किस्मत को दोष दे रहे थे कि इससे अच्छा तो रनिंग में ड्यूटी आ जाती तो कम से कम दिन में तो काम करते करते आराम से कट जाता। रिजर्व दल वालों को किसी कस्बे की कोई एक सरकारी बिल्डिंग में पटक दिया जाता है और वहां से जरूरत पड़ने पर उठा लिया जाता है। तो मास्टर साहब के ग्रुप को भी एक पुरानी तहसील बिल्डिंग में पटक दिया, जहां सभी टीमों के मेंबर्स ने अपना अपना कोना पकड़ लिया। जैसे तैसे शाम हुई, सभी को खाने की चिंता सताने लग गई, क्योंकि रिजर्व पार्टी को खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं अपने स्तर पर देखनी होती हैं। मास्टर साहब भी अपने पेट भरने के जुगाड़ में किसी होटल में गए। वहां 280 रुपये वाली थाली ऑर्डर की खाना शुरू ही किया था कि अधिकारियों का कॉल आ गया और मास्टर साहब को ऑर्डर दिया गया कि आपको तुरंत फलाने बूथ पर अतिरिक्त मतदान अधिकारी द्वितीय के रूप में लगाया जाता है। मास्टर साहब जल्दी से खाना खाकर वहां पहुंचे तो उन्हें वहां एक जीप लेने आई जिसमें उनके जैसे ड्यूटी लगने वाले और भी कार्मिक मौजूद थे। मास्टर साहब को उनके बूथ पर छोड़ दिया गया, जहां पर उन्होंने बाकी साथियों से परिचय किया और उन्हें आश्वासन दिया कि काम में कोई कमी नहीं आएगी। खैर, रात तो जैसे तैसे गुजर गई। अगले दिन सुबह 4 बजे उठकर मतदान की तैयारियां शुरू की गईं। निर्धारित समय पर मतदान शुरू हो गया। मास्टर साहब पीओ 2 थे, इसलिए उनका काम था आने वाले मतदाता की रजिस्टर में एंट्री करना। 9 बजे के आसपास भीड़ ज्यादा ही थी, इसलिए मास्टर साहब को ऊपर देखने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। पीओ 1 मतदाता का निर्वाचक नामावली में नंबर और नाम जोर से पुकारता और मास्टर साहब बस आईडी मांगते और रजिस्टर में एंट्री कर देते। चूंकि टीम में 2 और पीओ थे, इसलिए दूसरे को पर्ची देने और स्याही लगाने का काम दे दिया। अचानक से मास्टर साहब के कानों में एक परिचित सा नाम सुनाई पड़ा। उन्होंने गौर नहीं किया और पूर्ववत अपने काम में लग गए। रजिस्टर में नंबर एंट्री की और आईडी के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उनके हाथ में एक आधार कार्ड आया, जिसको देखकर उनके हाथ रुक गए। हालांकि उन्हें केवल उसके अंतिम 4 अंक ही लिखने थे, लेकिन उनकी नजर आधार कार्ड की फोटो पर चली गई। फिर उन्होंने नाम पढ़ा अरुणा और ऊपर नजर उठाकर देखा तो देखते ही रह गए। गोद में बच्चा लिए हुए बहुत दुबली पतली सी एक औरत सामने खड़ी थी, जिसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मास्टर साहब के मुंह से निकला अरुणा। मास्टर साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उस लड़की से कभी जीवन में दोबारा मुलाकात होगी। पूरे 15 साल बीत गए थे, फिर भी उसने देखते ही मास्टर साहब को पहचान लिया। और पहचानती भी क्यों नहीं, क्योंकि कॉलेज के दिनों में अरुणा मास्टर साहब के साथ पढ़ती थी। मास्टर साहब की अच्छी दोस्त थी। मास्टर साहब उसे छोटी बहन की तरह मानते थे। एक पल के लिए समय रुक गया और मास्टर साहब फ्लैशबैक में चले गए, जब मास्टर साहब एक स्टूडेंट थे। मास्टर साहब के पास एक दिन अरुणा के पापा का फोन आया। उन्हें साहिल के बारे में पता चल गया था और इसी सिलसिले में बात करने के लिए उन्होंने मास्टर साहब को घर बुलाया था। दरअसल अरुणा साहिल से बहुत प्यार करती थी और उनके रिश्ते के बारे में मास्टर साहब को भी पता था। मास्टर साहब अरुणा को बहुत समझाया कि ये लड़का तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि साहिल छपरी लौंडा था, नशे भी करता था। लेकिन अरुणा का मानना था कि प्यार अंधा होता है, धीरे धीरे साहिल सुधर जाएगा। कोई साहिल के लिए कुछ भी कहता तो अरुणा कहाँ किसी की सुनती। मास्टर साहब उनके घर पहुंचे। वहां अरुणा और अरुणा के पापा पहले से बहस कर रहे थे। दरअसल अरुणा के लिए एक रिश्ता आया था। लड़का स्टेशन मास्टर था। मास्टर साहब ने अरुणा को समझाया कि अगर सच में साहिल अच्छा लड़का होता तो मैं जरूर तुम्हारे पापा को समझाता, लेकिन वो साहिल के प्यार में इस कदर अंधी थी कि उसे किसी की भी बात समझ नहीं आती। उसके पापा ने तो पगड़ी भी उसके पांव में रख दी, खूब हाथ जोड़े, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। अब एक तरफ साहिल का प्यार था, दूसरी तरफ उसके पापा की पगड़ी थी। एक तरफ साहिल की खुशी, दूसरी तरफ उसके पिता के आंसू। साफ था कि उसे साहिल या पिता में से किसी एक को चुनना था। मास्टर साहब ने अरुणा से कहा कि तुम्हें किसी एक का चुनाव करना होगा और ये चुनाव तुम्हारा भविष्य तय करेगा। इतना कहकर मास्टर साहब वहां से चले गए। उस दिन के बाद मास्टर साहब ने कभी अरुणा को नहीं देखा, क्योंकि अरुणा ने साहिल को चुना
अरुणा के पिता ये सदमा नहीं सहन कर सके और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। अचानक से आवाज आई, मास्टर साहब थोड़ा जल्दी काम करो, भीड़ बढ़ रही है। मास्टर साहब की चेतना लौटी। उन्होंने अरुणा को देखा और मुस्कुरा दिए। अरुणा की आंखें पश्चाताप से झुक गईं। उसे एहसास हो गया था कि उसका चुनाव गलत था। मास्टर साहब अपने काम में बिजी हो गए। शाम को पेटियां जमा कराने के लिए बस से जाते टाइम मास्टर साहब सोचते रहे कि एक गलत चुनाव की वजह से अरुणा की जिंदगी पर क्या असर पड़ा। इसलिए चुनाव कोई भी हो, उसमें दूरदर्शिता जरूरी है। किसी भी चुनाव से अपने भविष्य पर पड़ने वाले असर पर जरूर गौर करें।